हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। सो सॉरी, ठीक है। सो आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम हमारे कॉलेज के बच्चों को यानी हमारे 11th और 12th के बच्चों को हर एक लेसन लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा रहे हैं। सही बात है। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं 11th बायोलॉजी, सही है। और 11th बायोलॉजी से लास्ट लेक्चर से हम लोग ने शुरू कर दिया था बच्चों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सेम 2 का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सही है। फोटोसिंथेसिस का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जहां पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैंने बहुत ही प्यार से समझाया था आप लोग को। सही है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से कैसे रिलेट करता है, तो बड़ी सारी बातें हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर को पहले देख लो, फिर वो लेक्चर भी देख लेना। सही बात है, ठीक है। यदि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझना है तो पहले वो लेक्चर देखो, फिर इस लेक्चर को देखना। सही है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर में। आज हमें क्या सीखना है बच्चों? आज हम सीखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। टाइप्स मतलब क्या? कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है। आखिरकार फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन को समझेंगे, क्या क्या होता है क्लोरोफिल के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर, वो सब आज हम लोग इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। सही है। तो बने रहिए लास्ट के लेक्चर्स तक। आई होप क्या, आई नो बच्चों की आपका जो डाउट है इस लेसन से, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है लेसन, तो इस लेक्चर के एंड होते होते तक आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और बहुत सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं, इसकी गारंटी मेरी है। सही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज के इस लेसन को। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर वो आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। ऐप स्टोर पे जाएंगे या फिर प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे, आप लोग को वहां पर ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो इसे डाउनलोड जरूर से करेंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है बच्चों तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मैंने मेरे अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो आप यहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा। तो चलो लेते हैं अपने मार्कर को और स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सही बात है। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग ने देखा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें आ जाओ रिवाइज करवा दूं। चलो देख लो। फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों कि सबसे पहले हमें लेना है CO2 को ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो यहां से फॉर्म हो जाएगा बच्चों आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये आपका फॉर्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में बच्चों यहां पे वो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होती है। सही बात है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में हमको देखने के लिए मिलता है। पर अगर आपको इस रिएक्शन को बहुत ही जनरलाइज तरीके से लिखना है तो आपको यहां पे बच्चों कुछ यूनिट्स को मेजर करना पड़ेगा, जैसे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर आप 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगा रहे हो तो आपको यहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वापस दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपका 12 मॉलिक्यूल H2O है उसमें से 6 मॉलिक्यूल वापस रिटेन कर जाता है। बहुत सारे रिएक्शंस में क्या करते हैं पता है, बहुत सारे जगहों पर इसको नेट कर देते हैं, मतलब इसको इससे माइनस कर देते हैं। सही है। तो यहां पे सिर्फ 6 लिखा रहता है, तो अगर यहां पर सिर्फ 6 H2O लिखा है तो वहां पे आपको 6 लिखने की जरूरत नहीं है। पर यहां पे अगर 12 H2O लिखा है तो वहां पे आपको 6 H2O लिखने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। सही है। सो ये एक ज्यादा जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन है। साथ ही साथ यहां पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी लिबरेट होते हैं, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के भी लिबरेट होते हैं। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सही बात है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस का यूज करके प्लांट का क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और फिर ये इस ग्लूकोज को स्टोर कर देता है। सही बात है, ठीक है। सो आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कितने स्टेप्स में होता है, और आखिरकार इस प्रोसेस पे थोड़ा सा हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। सही बात है। अभी तक हम लोग ने उतनी बातें की है जितनी बातें आप लोगों ने शायद बचपन से पढ़ी होंगी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ बच्चों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिरकार फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में होती है। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स है बच्चों, ध्यान से सुनो। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है। एक होता है बच्चों लाइट रिएक्शन,
एंड द अनदर वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब नाम से ऐसे लग रहा होगा कि ये दिन के टाइम पे होती होगी, ये रात के टाइम पे होती होगी, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों की दोनों प्रोसेस बच्चों डे टाइम पे ही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपकी डे टाइम पे होती है। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, बिकॉज रात के टाइम पे एनर्जी लाइट एनर्जी नहीं होती, ठीक है, सनलाइट नहीं होती। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सिर्फ दिन के टाइम पे ही होगी, और डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होगी। ऐसा नहीं समझना कि डार्क रिएक्शन रात में हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होगा, बस इसको थोड़ा सा अलग लिखने के लिए, जैसे ये लाइट रिएक्शन है तो इसको डार्क रिएक्शन नाम दे दिया गया। अब ये क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। आ जाओ, बना लो अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को लास्ट वाले टाइम पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। सो मान लो दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यू नो ना, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आई नो डबल मेम्ब्रेन थोड़ी ज्यादा ही ब्रॉड हो गई है, पर कोई बात नहीं, दिस इज अवर क्लोरोप्लास्ट। फिर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, एक थैलाकॉइड पड़ा हुआ है, पर ये थैलाकॉइड बहुत सारे ऐसे नंबर्स में अरेंज होता है, कुछ ऐसे इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। आपका जो थैलाकॉइड है, ये बहुत सारे थैलाकॉइड एक ग्रुप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सो सिंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक सिंगल क्या कहेंगे, थैलाकॉइड। यहां पे नहीं लिखते एक्चुअल में, इसको साइड में लिखते हैं। सिर्फ इस एक को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, थैलाकॉइड, सही है। पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे थे, ग्रैनम कह रहे थे। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम, सही है। नाउ जो ग्रैनम है ना, वो एक सिंगुलर शब्द है, ठीक है, एक सिंगुलर वर्ड है। पर सिर्फ एक ही ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके एक क्लोरोप्लास्ट में। सो मान लो यहां पर एक ग्रैनम प्रेजेंट होगा, समझ लो, यहां पर एक ग्रैनम प्रेजेंट हो सकता है, फिर यहां पर एक ग्रैनम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ग्रैनम आपके प्रेजेंट हो सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में, सही है। तो ये भी आपका ग्रैनम है, ये भी आपका ग्रैनम है, ये भी आपका ग्रैनम है, सिंगुलरली ग्रैनम होता है। पर जब आप एक साथ बात करोगे बच्चों, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रैना, सही है। सो ग्रैना प्लूरल वर्ड है और ग्रैनम क्या है, सिंगुलर वर्ड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो इतनी बातें हम लोग ने कर ली थी। फिर उसके बाद ये जो सरफेस है, पूरा का पूरा सरफेस है ना, इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ये पूरा सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, स्ट्रोमा, सही है, सही बात है। फिर उसके बाद ये जो ग्राना है बच्चों, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ब्रिज बना होता है ना इनके बीच में ऐसे, और यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, सही बात है। इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्ट्रोमा लैमेले, सही है। इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते थे, स्ट्रोमा लैमेले, सही बात है। तो इतनी बातें तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कर रखी थी, एक बात मैंने आपको और बताया था कि ये जो थैलाकॉइड होती है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। अब ये बात याद रखना, बिकॉज आज के इस लेक्चर में ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चीज को, सही है। सो दिस थैलाकॉइड, इसको थोड़ा पतला बनाते, दिस थैलाकॉइड इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर लेना। सो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, ये जो थैलाकॉइड है, ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन किसकी है, फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है डबल मेम्ब्रेन, सही बात है। अब यहां पर दो रिएक्शन होनी है, एक है बच्चों लाइट रिएक्शन और एक है बच्चों डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन पहले समझते हैं। देखो, डार्क रिएक्शन होता है हमेशा स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, हमेशा इस स्ट्रोमा के अंदर। ये जो खाली खाली एरिया पड़ा है, इसके अंदर होती है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, CO2 आया हुआ है, कहां से आया है, मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 1 में कि CO2 दो जगह से आ सकता है, या तो एयर से आ सकता है, ठीक है, एयर से स्टोमेटा के थ्रू आपका CO2 इनहेल कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और जब आपकी रेस्पिरेशन चलती है तो रेस्पिरेशन का भी बाय प्रोडक्ट होता है CO2, सही है, तो वहां से भी CO2 को ले लिया जाता है, सही बात है। और यहां पर आता है बच्चों वाटर, यहां पर क्या आता है, वाटर आता है। नाउ दिस वाटर इज कम फ्रॉम रूट्स, ये कहां से आया बच्चों, रूट से आया हुआ है, सही है, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं ना वाटर एंड मिनरल्स। फिर ये बच्चों कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज नहीं लिखना चाहिए, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज, अब लिख दो, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और यहां पर एक बाय प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन। अब आप लोग तो कहोगे सर यही फोटोसिंथेसिस है,
तो आप इसको सिर्फ डार्क रिएक्शन क्यों कह रहे हो? एक्चुअली बच्चों ये है आपका डार्क रिएक्शन, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, ये है आपका डार्क रिएक्शन। पर डार्क रिएक्शन चलने के लिए, डार्क रिएक्शन चलने के लिए बच्चों कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर कुछ चीजें नहीं रहेंगी, बताऊंगा मैं आप लोगों को, टेंशन मत लो, पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर वो चीजें नहीं रहेंगी तो आपका डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। कौन सी चीजें हैं वो? दो चीज होती है बच्चों, एक होता है हमारा ATP और दूसरी चीज होती है हमारा NADPH। क्या बोला मैंने? दो चीजों की जरूरत पड़ेगी डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए। दिस इज द डार्क रिएक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट आपका क्या है? डार्क रिएक्शन। और इस डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। एक है आपका बच्चों ATP। व्हाट इज मीन बाय ATP? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, सही है, जो हमको एनर्जी देता है। और एक है बच्चों आपका NADPH। NADPH क्या होता है? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। तो कहीं लिख लो, यहां लिख लो NADPH, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। NADPH क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बात समझ में आ गई। यह है आपका डार्क रिएक्शन। दिस कंप्लीट इज द डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है बच्चों? लाइट रिएक्शन चलती है, देखो डार्क रिएक्शन कहां चल रही है? स्ट्रोमा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। डार्क रिएक्शन कहां पे चल रही है? स्ट्रोमा के अंदर चल रही है। स्ट्रोमा क्या है? ये खाली वाला सरफेस, जो खाली सरफेस है ना, ये क्या है? आपका स्ट्रोमा पड़ा हुआ है, सही है। यहां पर चलती है आपका डार्क रिएक्शन। पर डार्क रिएक्शन में दो चीजें बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी हम लोग ने बात किया। कौन कौन सा? एक ATP और एक NADPH का, सही है। अब ये दोनों कैसे बनेंगे? ये दोनों बनते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन से, ठीक है। ये दोनों कैसे बनते हैं? लाइट रिएक्शन से। और लाइट रिएक्शन चलती है आपके थैलाकॉइड के अंदर। कहां चलती है? थैलाकॉइड के अंदर। तो थैलाकॉइड के अंदर चलती है लाइट रिएक्शन और वहां से दो चीजें प्रोड्यूस होती है। ये देखो यहां पे चलती है आपके लाइट रिएक्शन और यहां से दो चीजें प्रोड्यूस होती है, एक आपका ATP और एक आपका NADPH, सही है। ये दो चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। कहां पर चलती है ये लाइट रिएक्शन? थैलाकॉइड के अंदर। दिस इज द थैलाकॉइड, सही है। तो ये थैलाकॉइड के अंदर क्या चलती है? लाइट रिएक्शन। और तब उसका प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH2 और ये ट्रांसफर होता है कहां पर बच्चों? इस रिएक्शन में। तभी लाइट, जब देखो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे तभी आपका CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाएंगे। यहां पर चली आपकी लाइट रिएक्शन। तो कैन आई राइट दिस इज लाइट रिएक्शन। ना इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? एक सवाल और उठता है कि इसको लाइट रिएक्शन ही क्यों कहते हैं। देखो ये रिएक्शन चलती है बच्चों सन के प्रेजेंस में। जब सन होता है, देखिए सन होता है ना, तो उसके प्रेजेंस में ही, उसके एनर्जी से ही ये दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, सही बात है। और ये दो चीजें जब फॉर्म होंगी तभी आपका डार्क रिएक्शन चलेगा। तो कैन आई से कि आपका जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है? बोल सकता हूं ना मैं कि आपका जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तो आपका ATP और NADPH नहीं बनेगा। और अगर ये दोनों नहीं फॉर्म हुआ तो आपका डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, बिकॉज डार्क रिएक्शन चलाने के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, सही बात है, ठीक है। सो कैन आई से यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन, सही बात है। टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? लाइट रिएक्शन पे, क्योंकि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसी से डार्क रिएक्शन चलती है। तो अब आपका ये डाउट मिट गया होगा कि जो डार्क रिएक्शन है वो रात को चलेगी। ऐसा नहीं, देखो जब दिन होगा तभी लाइट रिएक्शन चलेगी बिकॉज ऑफ द सनलाइट। कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आज लेक्चर में, टेंशन मत लो, ठीक है। पर लाइट रिएक्शन कब चलेगी? जब यहां पे सूरज ज्यादा होंगे, तभी यहां पर क्या चलेगी? लाइट रिएक्शन चलेगी। और लाइट रिएक्शन जब चलेगी तभी ये दो चीज प्रोड्यूस होगी, और जब ये दो चीज प्रोड्यूस होंगी तभी आपका क्या चलेगा? डार्क रिएक्शन चलेगा। और तभी यहां पर क्या फॉर्म होगा बच्चों?
ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, जो अभी अभी हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। अभी हम इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई है? ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आई है। आई नो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि ये आपका लाइट रिएक्शन है जो सन के प्रेजेंस में चल रहा है, जहां से क्या बन रहा है एटीपी और NADH2। लाइट रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, अभी हम लोग करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, पर आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। फिर लाइट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ये बना, फिर यहां से गया इसके अंदर, फिर एटीपी और NADPH का यूज करके आपका CO2 H2O मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। सही बात है। सो दिस इज द डार्क रिएक्शन, और यहां पे क्या चली, लाइट रिएक्शन। समझ में आएगी बात। सो आपकी जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो अब हमें पहले पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और लाइट रिएक्शन कैसे चलती है। तो हमें इस थैलाकॉइड को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे लाइट रिएक्शन को स्टडी करना है, अब लाइट रिएक्शन कहां चल रही है ये भी आपको पता होना है। देखो, जैसे डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, वैसे ही कहीं पे लिख लो बच्चों, जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो चलती है थाइलाकॉइड में। सही है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सी चीज कहां चल रही है, बताओ जरा। सो लाइट रिएक्शन कहां चलती है, थाइलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन कहां चलती है, स्ट्रोमा में। सही है। तो अगर मुझे लाइट रिएक्शन पढ़नी है, अगर मुझे सबसे पहले लाइट रिएक्शन पढ़नी है, तो मुझे थैलाकॉइड को समझना पड़ेगा, थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, हम लोग लाइट रिएक्शन को समझते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों लाइट रिएक्शन के बारे में। कहां चल रही है लाइट रिएक्शन, लिखेंगे यहां पे, लाइट रिएक्शन is taking place in थैलाकॉइड। अभी तक हम लोग को यही समझा है, स्पेलिंग गलत हो गई, क्या करते हो बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को यही समझा है, जो समझा है मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है भैया, लाइट रिएक्शन कहां चलती है, थैलाकॉइड के अंदर। एंड दूसरा क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट, मेरे साथ साथ आपको भी लिखना है, तभी ये सब याद होगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे फोन अगर आप लेके बैठे रहोगे और देखते रहोगे और आपको लग रहा होगा कि यार सब तो समझ में आ रहा है, क्या लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन ये बहुत ही अजीब चीज है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये भूल जाएगा, तो इसे अगर आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा टाइम टू टाइम। सही है, तो समझ में आ गया क्या बोला मैंने, लाइट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द थैलाकॉइड एंड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, अभी हम लोग ने देखा। एक है आपका एटीपी एंड द अनदर प्रोडक्ट इज NADPH। ठीक है, द अनदर प्रोडक्ट इज NADPH। क्लियर है, समझ में आ गया, दो चीज समझ में आ गई। एक और लाइन लिख सकते हैं हम लोग, लाइट रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस in presence of, यहां लिख देता हूं, in presence of sunlight। सही है, कि लाइट रिएक्शन हमेशा कब चलेगी, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा, और डार्क रिएक्शन भी हमेशा दिन में ही चलेगी। समझ रहे हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हम लोगों ने इतना अभी तक समझ लिया है लाइट रिएक्शन के बारे में। सही बात है, सही बात है। ठीक है, इतना अभी तक हम लोग ने समझ लिया है। अब कहां चलती है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कब से हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइट रिएक्शन चलती है थैलाकॉइड के अंदर। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थैलाकॉइड को, कि आखिरकार थैलाकॉइड क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं थैलाकॉइड में, और कैसे उसके अंदर लाइट रिएक्शन चलती है। सही है, चलो आई एम ड्राइंग अ थैलाकॉइड। ठीक है, अभी तक हम लोग को पता है बच्चों की जो थैलाकॉइड है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सो आई एम ड्राइंग द डबल मेम्ब्रेन, और मैं थोड़ा सा मोटा मेम्ब्रेन बनाऊंगा क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीजें आपको पढ़ानी है। ठीक है, सो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं थैलाकॉइड, मुझे ना स्पेस चाहिए, तो मिटाओ, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ। देखो मेरे साथ साथ आप भी अपना ड्राइंग थोड़ा सा इंप्रूव करो। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, पर काम चलाऊ ड्राइंग है। बायोलॉजी में कोई ये नहीं देखता कि यार कोई इतना सुंदर बना दिया, वाह कितना सुंदर बना दिया।
बायोलॉजी में पता चलना चाहिए कि यार वही चीज है, और नेमिंग इंपॉर्टेंट है, नाम सही होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन, और ये है आपका थैलाकॉइड अंदर से, ठीक है। मैंने मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी मोटी बनाई है, आप लोग समझ रहे हो ना, ये दोनों एक ही मेम्ब्रेन है, पर दोनों किससे, ये मेम्ब्रेन किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड से। मेम्ब्रेन किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड से। और आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को पढ़ा है ना, हम लोग ने कौन सा लेसन में, वो सेल ऑर्गेनेली वाले लेसन में पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड हमेशा डबल मेम्ब्रेन बनाती है, ऐसा क्यों? बिकॉज उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो जिसको पानी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, एक को पानी से प्यार बिल्कुल नहीं होता। आपका जो फॉस्फोरस वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो आपका लिपिड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है, सही है। तो लिपिड लिपिड दोनों एक साथ आ जाते हैं, कैसे होता है देखो, आपका यहां पे ऐसे हो जाता है, ये आपका फॉस्फोरस वाला पार्ट है, ये आपका लिपिड वाला पार्ट है। सिमिलरली यहां पे भी फॉस्फोरस आ जाता है, यहां पे भी लिपिड आ जाता है, समझ रहे हो। तो इस मेम्ब्रेन में ये बना हुआ है, इस मेम्ब्रेन में ये बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों लिपिड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पानी नहीं लगता, पानी के कांटेक्ट में नहीं आते, इसीलिए फॉस्फोलिपिड हमेशा डबल लेयर मेम्ब्रेन फॉर्म करती है। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सही है, सही है। अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इस मेम्ब्रेन में ही चलती है आपकी, इस मेम्ब्रेन है, दिख रहा है जो मेम्ब्रेन है ना, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में ही चलती है आपका लाइट रिएक्शन। अब कहां पे होता है देखो, इन मेम्ब्रेन के बीच में यहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए रहते हैं, देखो ऐसे कुछ ऐसे दिख रहा है, दी स्ट्रक्चर आर नोन एज फोटोसिस्टम, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों फोटोसिस्टम। पीएस मतलब फोटोसिस्टम। दो फोटोसिस्टम होते हैं, एक यहां पे बना दिया मान लो मैंने, और एक मान लो मैंने यहां पे बना दिया, एक इधर, थोड़ा दूर बनाते, इसको थोड़ा दूर बनाते, ठीक है। यहां दिस इज वन फोटो सिस्टम एंड तो थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, सही है, सही है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इधर का तो बनाना ही नहीं क्या, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बच्चों फोटो सिस्टम। कहां पे है ये फोटो सिस्टम, मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है, देख रहे हो, ये अगर बाहर वाली मेम्ब्रेन या अंदर वाली मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो डबल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है आपका फोटो सिस्टम। दो फोटो सिस्टम होते हैं, इस वाली को हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम 2 और इस वाली को हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम 1, ठीक है, समझ में आई बात। इसको हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम 2, इसको हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम 1। इसके नंबर किस किस अकॉर्डिंग रखे गए बच्चों, स्टडी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, जो पहले डिस्कवर हुआ उसको पहला नंबर दे दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको दूसरा नंबर दे दिया, तो पहले ये डिस्कवर हुआ था, बाद में डिस्कवर हुआ था। सो दिस इज द फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज द फोटो सिस्टम 1। अब जरा सा हम लोग बात करते हैं बच्चों फोटो सिस्टम की, आ जाओ थोड़ा सा फोटो सिस्टम को समझते हैं। अब समझने बैठे ही हैं तो अच्छे समझ ले, ठीक है, अच्छे अच्छे समझ लेते ना। देखो फोटो सिस्टम दो प्रकार के हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक है आपका फोटो सिस्टम 1। दोनों में क्या डिफरेंस है बताऊंगा, कैसा स्ट्रक्चर है दोनों का, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। एक स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर यहां पे एक एरिया लगा हुआ है और यहां पे एक एरिया लगा हुआ है, सही है। ये जो साइड साइड वाले एरिया है बच्चों, इन साइड साइड एरिया में प्रेजेंट होता है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं देखो फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है, फाइकोबिलिन्स होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। सो अलग अलग पिगमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, इन साइड साइड वाले एरिया में, बीच में नहीं प्रेजेंट होता, साइड साइड में प्रेजेंट होता है। ये जो साइड साइड वाला एरिया है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग एरिया या फिर लाइट हार्वेस्टिंग रीजन, लाइट हार्वेस्टिंग रीजन, समझ रहे हो। तो ये है, ये आपका एक लाइट हार्वेस्टिंग रीजन है, ये आपका दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग रीजन है। एक फोटो सिस्टम के अंदर दो लाइट हार्वेस्टिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2। क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग एरिया में बच्चों, यहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहां पे क्लोरोफिल भी हो सकते हैं, मान लो यहां पे क्लोरोफिल है, सही है, देयर आर सम क्लोरोफिल, देन देयर आर सम ज़ैंथोफिल, यहां पे मान लो ज़ैंथोफिल भी है। अलग अलग क्यों प्रेजेंट है बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे ज़ैंथोफिल भी है, यहाँ पे मान लो ज़ैंथोफिल है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है।
फिर मान लो यहां पर फाइकोबिलिन्स भी है, सपोज दैट यहाँ पे फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये? लाइट हार्वेस्टिंग एरिया में। ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा सब, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होंगे ये? लाइट हार्वेस्टिंग एरिया। तो ये भी आपका लाइट हार्वेस्टिंग एरिया है, ये भी आपका लाइट हार्वेस्टिंग एरिया ही है, और ये भी आपका लाइट हार्वेस्टिंग एरिया ही है। सही बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो बीच वाला एरिया है बच्चों, ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर। इस बीच वाले एरिया को हम लोग कहते हैं रिएक्शन सेंटर। सही है। और इस रिएक्शन सेंटर में यहां पे एकदम नीचे प्रेजेंट होता है बच्चों क्लोरोफिल ए। हमेशा यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हमेशा, ठीक है। यहां पर क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होगा, यहां पे और कोई दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए। सही बात है, सही बात है, ठीक है। सो कहीं मार्क कर दूं मैं? यहां मार्क कर देते, चलो। दिस इज द क्लोरोफिल ए। सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लोरोफिल ए है, ये भी आपका क्लोरोफिल है, दोनों आपका क्लोरोफिल ए है। तो ये समझ में आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फोटो सिस्टम, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर आपके फोटो सिस्टम का। अब ये फोटो सिस्टम करता क्या है? ध्यान से सुनो जरा। मान लो देयर इज अ सन। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, प्रोसेस समझाने जा रहा हूं मैं फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन की, ठीक है। ध्यान से, एकदम इत्मीनान से सुनो क्या मैं कह रहा हूं, फिर समझ में आएगा तुम सबको। टेंशन मत लो, समझ में सबको आएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आने वाला है, ठीक है। ध्यान से सुनो। क्या होता है? सन की लाइट पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे ही सन की लाइट इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे पड़ती है ना, तो ये क्या करते हैं? सन की एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी है ना, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सन की लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम जब लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। सुना है ना आप लोगों ने? जैसे मान लो ये आपका एटम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है। सही बात है। अब मान लो इस एटम को मैंने एनर्जी दिया, इस एटम को मैंने क्या दिया? एनर्जी दिया। अब ये एनर्जी कोई भी हो सकती है, लाइट एनर्जी, कुछ भी एनर्जी। इस केस में कौन सी मिल रही है? लाइट एनर्जी मिल रही है सन से। सही बात है, ठीक है। तो सन से जैसे ही इसको लाइट एनर्जी मिली बच्चों, वैसे ही क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके दूसरे शेल में चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके दूसरे शेल में चला गया। पहले ये ग्राउंड स्टेट में था, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। पढ़ते हैं ना हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कि पहले आपका एटम ग्राउंड स्टेट में था, पर जैसे इसको एनर्जी मिली, ये किस स्टेट में चला गया बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। बिकॉज इसको क्या मिली है? एनर्जी मिली है। पर ये एनर्जी ज्यादा टाइम तक इसके पास नहीं रहती, इसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो वो बहुत ही अनस्टेबल बन जाता है। अब सारे एटम्स ये चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे, तो जैसे ये क्या करेगा? इसको वापस स्टेबल होना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, और ये वापस क्या आ जाएगा बच्चों? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सबको, सबने पढ़ा है, ठीक है। बताना मेरे को एक बार जरूर से कि आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी भी एटम में आप एनर्जी डालो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक्साइटेड होकर दूसरे शेल में चले जाते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं। फिर भैया अब एटम को तो भैया स्टेबल होना है, तो वो एटम क्या करेगा? अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, वापस रिलीज कर देगा, और वापस किस स्टेट में आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। पढ़ा है। अब यही कुछ होता है यहां पर भी, ठीक है। इस लाइट हार्वेस्टिंग एरिया में भी, इस लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर में भी कुछ ना कुछ चीजें होती है। लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है क्या? एक बार चेक करना, शायद लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर लिखा हुआ है या फिर लाइट हार्वेस्टिंग रीजन लिखा हुआ है, दोनों लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये आपका बीच का रिएक्शन सेंटर। अब क्या होगा? देखो, यहां पे जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ेगी, मान लो इसके ऊपर पड़ी, ठीक है, किसके ऊपर? इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम पे पड़ी, तो इसके एटम क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे उछल जाएंगे। समझ रहे हो? इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? उछल जाएंगे। सही बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और ये अपनी एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। करना ही पड़ेगा ना इसको, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को वापस स्टेबल होना है। तो ये जैसे ही अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, ये एनर्जी कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ये बाजू वाला एक्सेप्ट कर लेगा,
और बाजू वाला के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। समझ रहे हो, बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि इसने अपने बाजू वाले से क्या कर ली, एनर्जी को एक्सेप्ट कर ली। बात समझ में आई? ठीक है, फिर बाजू वाला भी कुछ टाइम बाद क्या होगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो ये वापस अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, फिर इसकी एनर्जी को ये पकड़ लेगा और ये एक्साइटेड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन सबके एक्साइट हो रहे हैं और एनर्जी धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है नीचे की तरफ। जो एनर्जी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। मान लो अभी यहां पहुंच गई, इसको एनर्जी मिल गई, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, सही बात है। फिर वापस इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल गए, इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसको मिल गए, और फिर एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गई, इस रेड वाले को ट्रांसफर हो गई। फिर रेड वाले के इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वापस मतलब क्या, इस रेड वाले के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, बिकॉज इसको क्या मिली, एनर्जी मिली, जो एनर्जी ऊपर से ट्रैवल हो रही थी। सही है, वो एनर्जी किसको मिल गई, इस रेड वाले को मिल गई। फिर इसके इलेक्ट्रॉन वापस खुद क्या करेंगे, खुद को स्टेबल करना चाहेंगे। I'm so sorry, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस खुद को स्टेबल करना चाहेंगे, तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे और ये एनर्जी को वापस रिलीज कर देंगे, और एट लास्ट ये एनर्जी घूम घूम कर किसके पास पहुंच जाएगी बच्चों, इन क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाएगी, जो कि कहां पड़े हुए हैं, रिएक्शन सेंटर में। ये दो क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाएगी, जो कि कहां पड़े हुए हैं, रिएक्शन सेंटर में। सिमिलरली इस एरिया में भी सेम चीज होगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर ये भी एनर्जी को रिलीज करेगा इसके पास, फिर इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर ये भी एनर्जी को रिलीज करेगा इसके पास, फिर इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। सही है, अब देखो इन सबके इलेक्ट्रॉन्स इसको वापस मिल जा रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कि इन सबके इलेक्ट्रॉन्स, इन सबके एटम्स को वापस मिल जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला गया, इसने सिर्फ एनर्जी का रिलीज किया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया, इसने फिर एनर्जी को रिलीज कर दिया। सही बात है, ऐसे घूमते देखो लास्ट इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फिर इसने अपनी एनर्जी को किसके अंदर डाल दिया, इस क्लोरोफिल के अंदर डाल दिया। सही बात है, ये क्लोरोफिल ए है जो कि कहां प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर में। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? सिंपल सी बात है। दो आपके हार्वेस्टिंग सेंटर है। हार्वेस्टिंग सेंटर क्या कर रहे हैं बच्चों, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब होकर एक्साइटेड हो जा रहे हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब होकर एक्साइटेड हो जा रहे हैं, फिर एक्साइटेड होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच रहे हैं, और जो एनर्जी वापस क्या हो जा रही है, रिलीज हो जा रही है। एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी कहां गई रिलीज होके, बाजू वाले फोटो पिगमेंट में गई, बाजू वाला भी क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ, फिर अपने इलेक्ट्रॉन को उसने वापस ले लिया और क्या किया, वापस एनर्जी को रिलीज कर दिया। सिमिलरली ऐसे करते एनर्जी कहां पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई, फिर इसने भी क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया। सही है, फिर कुछ टाइम बाद इसका इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया और फिर एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। बच्चों समझ रहे हो? अब ये दोनों एनर्जी रिलीज होकर कहां पहुंच गई है, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी है वो कहां पहुंच गई है, इस क्लोरोफिल ए के पास पहुंच गई है। कहां पहुंच गई, इन दोनों क्लोरोफिल ए के पास पहुंच गई। दीज आर द क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर। अब होगा क्या, इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। जब इसको एनर्जी मिली तो इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्साइटेड हो जाएंगे। देखो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। अब नॉर्मली क्या हो रहा था यहां तक कि सबके इलेक्ट्रॉन सबको वापस मिल जा रहे थे। अगर मैं एक्साइटेड हुआ, मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, तो मैं उसको वापस खींच ले रहा था, मेरे इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और एनर्जी को रिलीज कर दे रहा था। अब यहां पे भी ऐसा होगा क्या, नहीं, यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए एक दूसरा ग्रुप बैठा रहता है बच्चों, जिसको फाइटोसाइनिन कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पे एक कंपाउंड बैठा हुआ है बच्चों, यहां पे ये इसी चीज की राह देख रहा था, ये इलेक्ट्रॉन की ही राह देख रहा था। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ रहे हो, ये क्या है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या फिर इसको फोटोसाइनिन भी कहते हैं, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखो। ठीक है, होगा क्या बच्चों, होगा क्या कि जैसे ही इस क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस नहीं मिलेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस नहीं मिलेंगे। देखो सबके इलेक्ट्रॉन सबको वापस मिल जा रहे थे और सिर्फ लाइट ट्रैवल हो रही थी, पर इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस नहीं मिलेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेगा, ये आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़ लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लिया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सब खेल चल रहा है कहां पे, आपके रिएक्शन सेंटर में। समझ रहे हो, या फिर आप कह सकते हो आपके फोटो सिस्टम में। फोटो सिस्टम में ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। तो समझ में आ गया फोटो सिस्टम क्या होता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, समझ में आ गया फोटो सिस्टम क्या होता है, एकदम सिंपल सा है ना,
एकदम सिंपल सा है। मैंने आपको बताया कि फोटो सिस्टम के अंदर दो लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर है। दोनों लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर रहे हैं। सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहे हैं, पर इनके इलेक्ट्रॉन इनको वापस मिल जा रहे थे, पर ये एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। जैसे ही एनर्जी पहुंची इस क्लोरोफिल ए के पास, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर दिया, पर इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस नहीं मिले। समझ रहे हो? इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस नहीं मिले और ये पकड़ लिया गया एक दूसरे कंपाउंड द्वारा, जिसका नाम क्या है बच्चों? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर फोटोसाइनिन। क्लियर है? समझ में आ गया फोटो सिस्टम? तो आ जाओ इसी चीज को यहां पे भी बना लेते हैं। दिस इज फोटो सिस्टम 2, दिस इज फोटो सिस्टम 1। क्या डिफरेंस होता है? देखो डिफरेंस होता है सिर्फ क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ए का। देखो यहां पे भी दो क्लोरोफिल ए है, यहां पे भी दो क्लोरोफिल ए है। सही है? ये भी क्या है आपका? क्लोरोफिल ए है। कहां लिखे? नीचे लिख दें। ये भी आपका क्या है बच्चों? क्लोरोफिल ए है। और दीज आर ऑल्सो क्लोरो, स्पेलिंग क्या है? क्लोरोफिल ए है। ठीक है, दोनों क्लोरोफिल ए है। डिफरेंस क्या है? ये जो क्लोरोफिल है बच्चों, ये है P680 का, और ये जो क्लोरोफिल है ये है P700 का। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? ये जो क्लोरोफिल है ये है P680 का क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल है ये है P700 का। क्या मतलब है? याद करो, अगर आप लोग ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है मेरे से, तो मैंने आपको वहां पर समझाया था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन पढ़ाया था ना। मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कितना था? 390 से लेके 730 तक था, 730 nm तक था। मतलब इतने nm की लाइट प्लांट आपका एब्जॉर्ब कर सकता है। इतने nm की लाइट आपका प्लांट क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन बोलते हैं इसको, पार बोलते हैं ना, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, PAR। सही है? ये जो क्लोरोफिल ए है बच्चों, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन में 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। 680, देखो 680 इसके बीच ही में आएगा ना, तो 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला ये क्लोरोफिल ए है। और ये जो क्लोरोफिल ए है ये 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल ए है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? P680 और P700। सही है? बस इतना ही डिफरेंस है दोनों फोटो सिस्टम में, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बताऊंगा मैं आप लोग को, लेकिन अभी इतना समझा। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों? यहां पे बहुत सारे अलग अलग क्या प्रेजेंट है। ये मैंने आप लोग को डायग्राम अच्छे से बना के दिखाया, ये वाला डायग्राम। तो ये सही है? तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे थे, पर ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जा रहे थे। सही है? तो एनर्जी घूमते 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 कहां पे आई? इस क्लोरोफिल ए के पास आई। क्लोरोफिल ए ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया। सही है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया, पर इसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया गया एक कंपाउंड द्वारा, जिसको हम लोग ने क्या बोला? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दीज आर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही है? तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल रहे यार, इसके इलेक्ट्रॉन उड़े जा रहे हैं। इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है? अब इतना समझो, अब इतना समझो। अब यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स का कैच एंड कैच चालू होगा। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, फिर दूसरे को फेंकेगा, फिर दूसरा पकड़ेगा, तीसरे को फेंकेगा, फिर तीसरा पकड़ेगा, चौथे को फेंकेगा। समझ रहे हो? तो यहां से इलेक्ट्रॉन का कैच एंड कैच शुरू होगा, एक चेन रिएक्शन शुरू होगी। ठीक है? यहां से इलेक्ट्रॉन्स की बच्चों एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। क्या होती है? सुनो, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन फेंकता है एक दूसरे कंपाउंड को, दूसरे कलर से बनाना चाहिए एक्चुअली। ये इलेक्ट्रॉन को फेंकता है बच्चों एक दूसरे कंपाउंड के पास। इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टोक्यूनिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लास्टोक्यूनिन। तो अब इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? प्लास्टोक्यूनिन के पास। फिर प्लास्टोक्यूनिन इस इलेक्ट्रॉन को फेंकता है एक दूसरे कंपाउंड के पास, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम B6F। ठीक है? साइटोक्रोम B6F। सही बात है? इसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन फेंकता है बच्चों एक दूसरे कंपाउंड के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसके लॉन्ग फॉर्म मैंने लाया हुआ है, टेंशन मत लो। एंड ऑफ द स्लाइड में आपको दिखाऊंगा इसके लॉन्ग फॉर्म भी। पर अभी इतना समझा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया था, इसने इलेक्ट्रॉन कहां से चुराया है? इसका चुराया है, इस क्लोरोफिल ए का चुराया है। सही? इस क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला इसका, क्योंकि सबने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया खुद को, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, उसको कौन एक्सेप्ट कर लिया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और फिर उसको किसने ट्रांसफर कर दिया? प्लास्टोक्यूनिन को। फिर प्लास्टोक्यूनिन ने किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? साइटोक्रोम B6F को। और साइटोक्रोम B6F ने किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? प्लास्टोसाइनिन को। सही है? फिर प्लास्टोसाइनिन, इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन आ गया।
अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, इस क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अब जैसे इस क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन मिला, ये भी क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, एक्साइटेड हो गया, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए यहां पर भी प्रेजेंट होता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। फोटोसाइनिन बोलते हैं उसको, पढ़ाऊंगा अभी तो टेंशन मतलब, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, समझा। ये इलेक्ट्रॉन फोटो क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन उड़ गए थे, एक्साइटेड हो गए थे, पर इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया गया, किसको, किसके द्वारा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए प्लास्टोक्विनिन के द्वारा, फिर प्लास्टोक्विनिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम B6F को दिया, फिर B6F ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, प्लास्टोसाइनिन को दिया, फिर प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इस साइटोक्रोम सॉरी इस क्लोरोफिल ए को दिया, जो कि किसका ये है, फोटोसिस्टम 1 का है, सही है। तो फोटोसिस्टम 1 को कहां से मिला, इस प्लास्टोसाइनिन से मिला। अब देखो इस क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, उसको ट्रैप कर लिया गया, पर इसको इलेक्ट्रॉन वापस भी तो मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन, देखो इसके इलेक्ट्रॉन उड़ गए, पर इसको इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के द्वारा वापस भी तो मिल गया, मतलब ये बैलेंस हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पर दिक्कत इसकी है बच्चों, इसकी दिक्कत अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। पर इसकी दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये एक्साइटेड कर रहा है, मिल रहा है, ये एक्साइटेड कर रहा है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक दूसरे ग्रुप को, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरेडॉक्सिन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक दूसरे ग्रुप को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरेडॉक्सिन, सही बात है। फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, फेरेडॉक्सिन के पास अब एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन आ गया, सही है। अब ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा एक एंजाइम के पास। बच्चों यहां पे एक एंजाइम लगा हुआ रहता है, यहां पर एक एंजाइम लगा हुआ रहता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं NAD सिंथेटेज, यही है ना, चेक कर लेना तो एक बार, NADP सिंथेटेज, ठीक है। यहां पे एक एंजाइम लगा हुआ है, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं बच्चों NADP सिंथेटेज, हाँ, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम बच्चों एनर्जी को यूज करके, ध्यान से सुनो, ये एंजाइम एनर्जी को यूज करके NADP, ठीक है, NADP पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ये कन्वर्ट होगा बच्चों, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, NADPH में। क्या बोला मैंने, समझा, नहीं समझा, देखो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, नहीं समझा तो देखो, एनर्जी इसको कहां से मिला, इस सिंथेटेज को एनर्जी कहां से मिला, फेरेडॉक्सिन से। फेरेडॉक्सिन ने अपना एनर्जी किसको दिया, NADP सिंथेटेज को। इस एनर्जी का यूज करके NADP सिंथेटेज ने क्या किया, NADP प्लस H, ठीक है, NADP प्लस H क्या बन गया यहां पे, NADPH बन गया, ठीक है। क्या बन गया यहां पे, NADPH बन गया। तो हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया, यही दो प्रोडक्ट चाहिए ना, देखो कहां गया, हाँ देखो, यहां पे मैंने तुम लोगों को समझाया था ना, दो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, एक ATP और एक NADPH। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अभी हमको क्या बनाना है, ATP बनाना है, ये समझा, यहां पे समझा क्या हुआ। अब देखो हम लोग जो इतना पूरा टेम टाम कर रहे हैं, इतना पूरा जो ताम झाम कर रहे हैं बच्चों, ये किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस ल्यूमिन में, इसको ल्यूमिन बोलते हैं ना, इस वाले जगह को हम लोग ल्यूमिन, नीचे लिखता हूं, ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड कहते हैं, ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड कहते हैं। ल्यूमिन मतलब क्या, कोई भी खाली जगह, किसी भी खाली सी जगह को बायोलॉजी में ल्यूमिन बोल देते, सही है। तो ये आपका ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड, ये अंदर वाला एरिया, सही है। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे इस जगह पर, इस जगह के अंदर पर ल्यूमिन में हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाना है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि मुझे अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करनी है और बाहर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। अगर मैं अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो भी ग्रेडियंट बढ़ेगा, और अगर मैं बाहर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा तो भी ग्रेडियंट बढ़ेगा, सही बात है। अंदर का फिर भी ग्रेडियंट बढ़ेगा ना, इसका मतलब ये, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो मान लो मुझे ना इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको और बढ़ा दूं,
ये भी एक तरीका है डिफरेंस क्रिएट करने का, या फिर मैं इसको और घटा दूं, ये भी एक तरीका है ना डिफरेंस क्रिएट करने का। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस करना है हमको? हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन का। अब मुझे इसके अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, बाहर के कंपेरिजन में डिफरेंस बनाना है, ग्रेडियंट को बढ़ाना है। तो क्या कर सकता हूं मैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बढ़ा सकता हूं या फिर बाहर का हाइड्रोजन कम कर सकता हूं, दो तरीके, सही बात है। अब देखो क्या क्या तरीके हैं ग्रेडियंट को बढ़ाने के। पहला तरीका हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया, कौन सा, ये वाला NADP वाला। देखो NADP हाइड्रोजन का यूज करके क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है। तो बाहर एक हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया, NADP के साथ मिल गया, तो मतलब बाहर हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। सही बात है, बाहर हाइड्रोजन क्या हो गया, कम हो गया। ये एक रीजन है हाइड्रोजन ग्रेडियंट को कम करने का। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, यहां पे ना वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल, और इस वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है। मतलब यहां पे हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकेज, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जा रहा है। क्या मिलेगा जब वाटर मॉलिक्यूल को आप तोड़ोगे ना, जब आप वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, आधा ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बनता है लेकिन ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, और यहां पे मिलते हैं बच्चों दो इलेक्ट्रॉन। क्या मिला समझा, इसको थोड़ा सा ना अपन लाइट लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ध्यान से सुनो, क्या था यहां पे, हमने H2O को, किसको, H2O यानी हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी को तोड़ना, सही है। तो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा तो क्या क्या मिला, देखो जब आप H2O को तोड़ोगे बच्चों तो आपको मिलेगा दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा H प्लस में, सही है। फिर आपको मिलेगा बच्चों आधा ऑक्सीजन, ऐसा आधा ऑक्सीजन होता नहीं है, ये थोड़ा हम लोग स्टेबल लिख रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है। और साथ में आपको मिलता है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन। क्या मिलता है आपको, दो इलेक्ट्रॉन। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां यूज होगा। ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बच्चों इन फोटो सिस्टम के पास, सॉरी फोटो सिस्टम नहीं, इन क्लोरोफिल के पास, क्योंकि देखो ये क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉन दान में दे रहे थे ना, इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई था ही नहीं, तो इनको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इस प्रोसेस से, दिख रहा है ये प्रोसेस होता है। तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसको। अब क्या हुआ यहां से, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको तो चले गए, लेकिन साथ साथ में यहां पे हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहां बढ़ गई, बाहर मैंने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, सही है। तो हाइड्रोजन ग्रेडियंट बढ़ाने का दूसरा तरीका है ये। तीसरा तरीका क्या होता है पता है, देखो तीसरा तरीका बच्चों, ये जो आपका प्लास्टोक्यूनिन है ना, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक दिखावा है। ध्यान से सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं ना बच्चों, ये सिर्फ एक दिखावा है, समझ रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में ये प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है पता है, यहां से एक हाइड्रोजन को पकड़ता है बाहर से, ठीक है, हाइड्रोजन को पकड़ता है बाहर से, ये इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F को, और ये साइटोक्रोम B6F क्या कर देता है, अंदर डाल देता है इस हाइड्रोजन को, समझ रहे हो, ठीक है। तो बाहर से हाइड्रोजन उठाया और उसको क्या कर दिया, अंदर अंदर डाल दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। कि ये जो प्लास्टोक्यूनिन था ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था ना, तो ये इसका दिखावा था। जैसे बहुत सारे मूवीज में नहीं देखते हम लोग कि कुछ लोग का दिखावा होता है कि वो एनजीओ चलाते हैं, पर एक्चुअल में उनका अंडरग्राउंड कुछ और ही धंधा चल रहा होता है, बच्चे चोरी करते हैं वो लोग, सही है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इनका भी ऐसा तरीका है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे कि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या करते हैं बताइए, ये जो प्लास्टोक्यूनिन है ये एक हाइड्रोजन को बाहर से पकड़ता है और उसको ट्रांसफर करता है किसको, साइटोक्रोम B6F को, और साइटोक्रोम B6F क्या करता है, उस हाइड्रोजन को अंदर डाल देता है ल्यूमिन के अंदर। तो तीन तरीके हम लोग ने पढ़े इस हाइड्रोजन को बढ़ाने के, तीन तरीके हम लोग ने पढ़े, लिख दो यहां पे। क्या सबसे पहला तरीका क्या था बच्चों, सबसे पहला तरीका था, कौन कर रहा है, NADPH बना के, ठीक है, NADPH बनाया हम लोग ने, तो बाहर हाइड्रोजन और कम हो गया। फिर मैंने क्या बताया, जो प्लास्टोक्यूनिन था वो भी अपना काम कर रहा है। प्लास्टोक्यूनिन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डाल रहा है ल्यूमिन में, ल्यूमिन ऑफ थैलाकोइड, सही है। और तीसरा तरीका क्या था आप बच्चों, अपना हाइड्रोलाइसिस। जब अपना हाइड्रोलाइसिस हुआ उससे भी क्या बन गया, यहां पे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, इधर बढ़ा के क्या होगा एक्चुअल में, देखो यहां पर इसके नीचे साइड में यहां पर लगा रहता है बच्चों एक प्रोटीन, एक एंजाइम बच्चों यहां पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं अपन, देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं क्योंकि मुझे नीचे यहां पे कुछ चीजें बतानी है, ठीक है, चलेगा इतना। दिख रहा है,
चलो यहां पे सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि इस वाले रीजन में बच्चों एक और आपका लगा रहता है एंजाइम। इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। क्या नाम है इसका? एटीपी सिंथेटेज। अब होगा क्या पता है, ये एटीपी सिंथेटेज यहां से एक रास्ता खोल देगा, और इस रास्ते से होंगे क्या पता है। अब देखो अभी हम लोग ने क्या किया है, अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगी। सही बात है, ठीक है, कोई भी चीज है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करेगी। तो धड़ाधड़ यहां से क्या होने लगता है पता है, यहां से आपका जो H वाला मॉलिक्यूल है वो धड़ाधड़ बाहर की तरफ ट्रैवल करने लगता है। ठीक है, बड़ा धड़ाधड़ क्या करने लगता है, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर की तरफ ट्रैवल करने लगता है। अब कोई भी चीज जब मोशन में आ रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जब मोशन में आ रही है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके ये जो आपका एटीपी सिंथेटेज है वो क्या करता है पता है, ये अपना नाटक कर लेता है। देखो ये अपनी प्रोसेस कर लेता है, यहां लिखता हूं मैं, ये बच्चों एक एडीपी प्लस एक आईपी। एडीपी का मतलब क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको इस काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से, काइनेटिक एनर्जी लग गई, इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर बच्चों, एटीपी के अंदर। तो समझ रहे हो ये जो इतना ताम झाम चल रहा था ये किसके लिए चल रहा था, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, यहां से ये नल खुला, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितना भी हाइड्रोजन है वो अंदर से बाहर ट्रांसफर होने लगा। समझ रहे हो, बाहर अंदर से पूरा हाइड्रोजन बाहर ट्रांसफर होने लगा। तो कोई भी चीज मोशन में आई, सारे देखो ये हाइड्रोजन बाहर भागने लगे, क्योंकि अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और बाहर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगी, तो मतलब हाइड्रोजन यहां से बाहर भागने लगे। जब कोई भी चीज मोशन में आएगी, कोई भी आयन मोशन में आती है, कोई भी चीज मोशन में आती है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी आती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। यहां पे एनर्जी बन गई। इस एनर्जी को यूज करके आपका एटीपी सिंथेटेज क्या करता है, आपका एडीपी प्लस आईपी क्या बना देता है, वो एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पे एटीपी भी बन गया और यहां पे NADPH भी बन गया, दोनों बन गया। ठीक है, समझ में आई बात। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो ये है अपना लाइट रिएक्शन, ये है बच्चों अपना लाइट रिएक्शन। ऐसे होती है लाइट रिएक्शन। बस यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी, जैसे प्लास्टोक्यूनिन है, साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन है। बस छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद करनी है। इसका मैं तुम लोगों को फुल फॉर्म भी लिख के देता हूं। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस, क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। देखो हाँ, ये है कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मैंने आपको बात कर रहे थे ना, तो अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। समझ रहे हो, दो अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पी ए में देखो अभी हम लोग ने देखा, एक P680 होता है और एक P700 होता है। अब सवाल ये है कि इतने अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों है भाई, क्यों, क्या जरूरत है। देखो अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग अलग रेंज ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो मान लो अगर सिर्फ यही दोनों होता तो, अगर यही दोनों होता तो सिर्फ यही दोनों NN की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो पाती, बाकी जो लाइट है वो वेस्ट हो जाती ना बच्चों। तो बाकी सारे NMs की लाइट एब्जॉर्ब हो पाए, हम पूरी तरीके से लाइट एनर्जी को यूज कर पाए, उसके लिए अलग अलग टाइप के क्या बने हुए हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बने हुए हैं। बात समझ में आ गई। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लास्ट क्या है, हाँ ये कुछ नाम है बच्चों जो मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे PQ का मतलब क्या होता है, प्लास्टोक्यूनिन। सही है। साइटोक्रोम B6F का मतलब क्या होता है, देखो CYT मतलब होता है साइटोक्रोम B6F। सही है। PC का मतलब होता है प्लास्टोसाइनिन, मैंने आपको बताया था। FD का मतलब होता है फेरेडॉक्सिन। सही है। ये देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको क्या बोलते हैं, फेरोफाइटिन। मैंने फोटोफाइटिन बोल दिया था ना, सॉरी, इट इज अ फेरोफाइटिन। सही है। फिर एक हम लोग ने पढ़ा NADP सिंथेटेज और एक था आपका ATP सिंथेटेज। तो आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना, ये सब आपने बुक में लिख लेना जरूर से। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये लाइट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर देना कोई भी आपको डाउट होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो भी आके मुझे बता देना। सही है। अगर देखो एक बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है, एक टीचर के लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती।
तो मुझे बता जरूर से देना अगर आपको चीजें समझ में आई है तो, ठीक है। कैसा लगा आपको लेक्चर बता देना, कमेंट कर देना इस लेक्चर के नीचे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, सही बात है, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को लाइट रिएक्शन समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन थोड़ी बड़ी है तो डार्क रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, सही बात है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।